एपिसोड 1। किस में कितना है दम। चाहे आयरन मैन हो या बैटमैन, कैप्टन अमेरिका हो या सुपरमैन, वकैंडा हो या गोथम सिटी, हम सब ने ये जाने माने सुपर हीरोज की कहानी बचपन से ही सुनी हुई है। हालांकि बचपन में कौन डीसी कौन मार्वल इतना पता नहीं था। उस टाइम तो सब सुपर हीरोज एक साथ मिलकर दुनिया को खतरनाक विलेन से बचाते हैं। बड़े होते होते मार्वल और डीसी के ग्रुप्स में हम सब न जाने कब डिवाइड हो गए। चाहे वो ब्रूस वेन हो या ब्रूस बैनर, हम सब ने अपनी अपनी टीम चुन ली। और हमेशा से चलता हुआ डिबेट कि मार्वल और डीसी में कौन बेहतर है, एक बार फिर से शुरू हो गया। दोनों सुपर हीरो यूनिवर्स की अपनी अपनी अलग क्वालिटीज और कैरेक्टर्स हैं, जो कभी कभी एक दूसरे से मेल खाती हुई भी हो जाती है। 30 और 60 के दशक में दोनों यूनिवर्स पहले कॉमिक्स के रूप में इंट्रोड्यूस हुए थे, और धीरे धीरे दोनों कंपनियों ने अपनी कहानियां फिल्मों के थ्रू बताना शुरू कर दिया था। वैसे तो आज भी मार्वल वर्सेस डीसी का विषय बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव है, क्योंकि टाइम के साथ दोनों के फैंस उनकी कहानियों से इतने ज्यादा अटैच हो चुके हैं कि किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी बोलना आग से खेलने के बराबर है। इस एपिसोड में हम उन्हीं क्वालिटीज और कैरेक्टर्स को एनालाइज करके फैसला करेंगे कि हर एक फील्ड में डीसी और मार्वल में से कौन बेहतर है। इस खतरनाक कंपटीशन में एकदम बायस्ड रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम सबका एक पर्सनल ओपिनियन और प्रेफरेंस होता है। पर उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपिनियंस को साइड में रखकर यह कंपटीशन फेयर और स्क्वायर होगा। मार्वल और डीसी अपने कॉमिक्स बनाने के समय से हमेशा एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहे हैं, और एलिगेशन ये कि मार्वल ने डीसी के कैरेक्टर्स कॉपी किए या फिर डीसी ने मार्वल की कहानी चुराई है, ये तो रोज की लड़ाई थी उनके फैंस और उनकी कंपनियों के बीच में। चाहे जितने भी झगड़े और डिबेट्स हों इस टॉपिक पर एक बात तो साफ है कि दोनों कंपनीज ने अपने अपने लेवल पर एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक दुनिया का एक नया जॉनर दिया, एक नए नजरिए के साथ। चाहे कोई भी जमाना हो, ये कहानियां बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एम्पावरिंग रही हैं। मार्वल अपने कैरेक्टर्स में ज्यादा रियलिज्म लाता है, जिसमें मेन कैरेक्टर्स मोस्टली आम लोग होते हैं जो अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से डील करते हैं। इस रियलिज्म के कारण ऑडियंस उन कैरेक्टर्स से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मार्वल की सारी कहानियां असली सिटीज में बेस्ड होती हैं। वो जनरल व्यूअर को थोड़ा बेटर समझ में आती हैं। डीसी अपनी कहानियां फिक्शनल शहर जैसे गोथम सिटी, मेट्रोपोलिस में डेवलप करता है। ये बात राइटर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देती है, लेकिन ऑडियंस इनसे रिलेट करने में टाइम लगाती है। पर डीसी अपने विलेंस की बैक स्टोरीज और मोटिव्स पर बहुत बारीकी से काम करता है, जिससे उनके एविल बनने का रीजन बहुत सही लगता है। ऐसे लिस्ट चलती रहती है कि मार्वल और डीसी में से कौन ओवरऑल एक बेहतर सुपर हीरो यूनिवर्स है। तो ये रहा बेसिक कंपैरिजन। पर यह चीज अभी भी एक क्वेश्चन ही है कि मार्वल और डीसी में से कौन सा बेटर यूनिवर्स है। दो मल्टी बिलियन इंडस्ट्रीज जो 80 साल से भी ज्यादा समय से कंपटीशन में है, और एक डिसीजन लेना कि दोनों में से कौन सा यूनिवर्स अपने फैंस और सिनेमा को ओवरऑल एक बेटर कंटेंट देता है, एक डिफिकल्ट जजमेंट है। इसके कंक्लूजन के लिए बहुत सारी कैटेगरीज को एक एक करके एनालाइज करना पड़ेगा, और उन सबको एक दूसरे से कंपेयर करना होगा। अगले एपिसोड में हम मार्वल कॉमिक्स और सिनेमैटिक यूनिवर्स के ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। तो बने रहें और सुनते रहें कुकू एफएम। एपिसोड 2। मार्वल के शूरवीर। हम फैंस जो थिएटर्स में स्पाइडरमैन और एवेंजर देखने जाते हैं, उन सब का बेसिक प्लॉट कम से कम 50 साल पहले का लिखा हुआ है। मार्वल की पहली कॉमिक 1941 में पब्लिश हुई थी। 1939 में ही मार्वल कॉमिक्स का निर्माण हो गया था। मार्टिन गुडमैन ने मार्वल को ओरिजिनली टाइमली कॉमिक्स के नाम से शुरू किया था, और टाइम के साथ साथ कंपनी का नाम भी बदल गया। आज के टाइम में सबसे ज्यादा मशहूर मार्वल कैरेक्टर आयरन मैन हो या फिर स्पाइडरमैन हो, बट एक्चुअली में ये दोनों कैरेक्टर्स कंपनी की स्टार्टिंग के बहुत टाइम बाद क्रिएट किए गए थे। असली मार्वल एरा की शुरुआत तो असल में 1961 से ही हुई थी, जब मार्वल कॉमिक्स को अपना हाउस होल्ड नाम बनाकर स्टैन ली, जैक किर्बी, स्टीव डिट्को और बाकी लेखकों ने द फैंटास्टिक फोर पब्लिश की थी। मार्वल के किरदार बहुत पहले ही ओरिजिनेट हो गए थे, लेकिन उनको वर्ल्ड वाइड पब्लिकेशन और फेम कुछ टाइम बाद मिला। ह्यूमन टॉर्च, कैप्टन अमेरिका और सबमरीनर, ये कैरेक्टर्स मार्वल के सबसे पुराने हीरोज में से हैं। उस जमाने में मार्वल एटलस कॉमिक्स के नाम से ऑपरेट करता था। कॉमिक्स की स्टोरीज और कैरेक्टर्स उस टाइम की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को देखते हुए बनाए गए थे। 1940 का टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बहुत इन्फ्लुएंस था, जहां डर और रेस्टलेस माहौल था। उसी वजह से ही कैप्टन अमेरिका और सबमरीनर जैसे हीरोज बने।
जिनकी थीम्स ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अपनी पावर से इन्फ्लुएंस कर वॉर जीतने में मदद की। ऐसे थीम्स उस टाइम पर बहुत रिलेटेबल लगती थी और ऑडियंस से फिक्शनल कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती थी। मॉडर्न टाइम में 60s से ही मार्वल कॉमिक्स डीसी कॉमिक्स के साथ कंपटीशन में आ गया, जो मार्वल कॉमिक्स से पहले ओरिजिनेट हुआ था। मार्वल को अपने कॉमिक्स के वर्ल्ड में इतना फेम नहीं मिल पाया जो हमें आज फिल्मों के थ्रू मिला है। जल्दी ही मार्वल ने बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थोर, हल्क, वोल्वरिन और कैप्टन मार्वल भी कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में और एज एन इंडिविजुअल सीरीज में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। पॉपुलर सुपर हीरोज टीम्स जैसे एवेंजर्स, एक्समैन, द डिफेंडर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और फैंटास्टिक फोर भी फेमस हो गई थी। सुपर विलेंस जैसे डॉक्टर डूम, मैग्नेटो, अल्ट्रॉन, थानोस, ग्रीन गॉब्लिन, लोकी और किंगपिन ने भी कॉमिक वर्ल्ड में अपनी जगह बना ली थी। हालांकि मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में कॉमिक बिजनेस से ज्यादा फेम पाई थी, क्योंकि डीसी के पास काफी एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर्स बहुत पहले से थे, तो उनके लिए डीसी के साथ कंपटीशन करना थोड़ा टफ था। उस टाइम पर जब बैटमैन और सुपरमैन बहुत बड़ा हाउस होल्ड नेम थे सुपर हीरोज की दुनिया में, और पूरी 20th सेंचुरी में मार्वल अपनी फिल्मों से ऑडियंस को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया जैसा वो आज करता है। मार्वल कॉमिक्स के मूवी अडेप्शन यानी कि कॉमिक्स से मूवी बनाने की शुरुआत एक्चुअली 1970 से ही हो गई थी, लेकिन वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउस हुआ करते थे और उस टाइम तक डीसी के पास एक एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन कंपनी थी। पहला मार्वल अडेप्शन 1944 में हुआ था, जिसमें कैप्टन अमेरिका एक रिपब्लिक सीरियल की तरह टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट किया गया था। टॉबी मैगवायर की 2002 वाली स्पाइडरमैन तो सबको याद है ना, पर बहुत कम लोगों को ही पता है कि सन 1977 में स्पाइडरमैन का सिनेमैटिक अडेप्शन भी हो चुका था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्सपेंड तब हुआ जब मार्वल स्टूडियोज ने आयरन मैन 1 2008 में रिलीज की, और उस फिल्म की एक्सट्रीम सक्सेस के बाद 2009 में डिज्नी मार्वल की पेरेंट कंपनी बन गया। 2009 के बाद सारी मार्वल फिल्में डिज्नी के बैनर में रिलीज हुई थी, और 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी मैगवायर के कैमियो की वजह से स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी, जो ओरिजिनली सोनी के अंडर रिलीज हुई थी, वो भी डिज्नी के लोगों के अंडर में आ गई। एक्समैन स्पाइडरमैन 1 से पहले रिलीज हुई थी, लेकिन क्योंकि वो भी सोनी के बैनर के अंडर रिलीज हुई थी, उसे एक मार्वल मूवी का रिकॉग्निशन मिला। पर आज के रेलेवेंस में एक्समैन यूनिवर्स, जो मार्वल यूनिवर्स से अलग था, अब मल्टीवर्स थ्योरी के कारण मार्वल स्टूडियोज के बैनर के अंडर आ गए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। आयरन मैन 1 से फेज 1 की शुरुआत हुई थी, और जल्दी ही आयरन मैन 2, थोर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और एवेंजर्स ने मार्वल स्टूडियोज को वर्ल्ड वाइड फेम दे दी थी। ओरिजिनल फिल्मों के बाद मार्वल स्टूडियो ओरिजिनल 6 कैरेक्टर्स थोर, आयरन मैन, हल्क, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका और हॉक आई को इंडिविजुअल मूवीज और ट्रायलॉजी देने लगा। पहली बार एवेंजर्स साथ में मई 2012 में दिखे थे, जबकि लोकी मिडगार्ड इन्वेजन के लिए थानोस की आर्मी लेके अर्थ पे आया था। उसके बाद से लगातार मूवीज से मार्वल स्टूडियोज ने सिनेमा का रूप ही बदल दिया। मार्वल ने सबसे पीक फेम इन्फिनिटी सागा के टाइम पर हासिल की थी, जब थानोस, जिसको फेज 1 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, फेज 3 में इन्फिनिटी स्टोन्स में इन्फिनिटी की मदद लेकर आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता था। इन्फिनिटी सागा ने मार्वल पर एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाला था, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में मार्वल ने बहुत स्टैब्लिश्ड और बिलविड कैरेक्टर्स जैसे टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स और नताशा रोमनॉफ को मार दिया था। एंड गेम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रॉसिंग मूवी बन गई थी, और मोस्टली हर ऑडियंस जिन्होंने पहले कोई मार्वल मूवी नहीं देखी थी, बस एंड गेम की हाइप की वजह से सारी मार्वल मूवीज की बिंज वॉचिंग शुरू कर दी थी। 2021 से मार्वल स्टूडियोज ने डिज्नी के साथ कोलैबोरेट करके बहुत सारी फिल्म्स रिलीज की, जिसमें फेज 4 को स्टार्ट किया था। फेज 4 में पहली बार मल्टीवर्स लोकी सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जल्दी ही मार्वल की लेटेस्ट मूवी नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स की थ्योरी को और ढंग से एक्सप्लोर किया। मार्वल के ऑफिशियल बैनर के अंडर में अभी तक 28 फिल्में हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक्समैन और डेडपूल, जो सोनी के अंडर में रिलीज हुआ था, मार्वल के ही यूनिवर्स का एक पार्ट है। एक्समैन एंड डेडपूल का एवेंजर्स से अलग यूनिवर्स है, लेकिन अभी की मल्टीवर्स थ्योरी से वो भी मार्वल स्टूडियोज के अंडर आ चुके हैं। मार्वल का करंट यूनिवर्स 616 है, और अपकमिंग मूवीज से उन्होंने और भी नए कैरेक्टर्स जैसे मून नाइट, मिस मार्वल, अमेरिका शॉवेज और शी हल्क को इंट्रोड्यूस किया है। मार्वल का यूनिवर्स पहले से अब बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत टाइम तक फैमिली एंटरटेनर्स प्रोड्यूस करता रहेगा। मार्वल की बेसिक स्टोरी लाइन का हर कैरेक्टर के साथ कनेक्शन के कारण मार्वल की फिल्मों को इतनी सफलता मिली थी।
2008 से ही मार्वल मूवीज का हर इवेंट एक दूसरी मूवी और कैरेक्टर से कनेक्टेड था, जो उन सारी मूवीज के थ्रू एक छोटा सा यूनिवर्स क्रिएट करती है। मार्वल मूवीज के सक्सेसफुल होने के बहुत सारे कारण हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मार्वल के सारे कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल हैं और ह्यूमरस हैं, जो मार्वल मूवीज को बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बना देते हैं। सुपर हीरोज और साइंस फिक्शन जॉनर में मार्वल की फिल्मों ने एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट किया है। एक टाइम था जब बच्चे को पता था कि बैटमैन और सुपरमैन कौन है, लेकिन आज के टाइम पे लोग उनकी ही फिल्में देखना इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। अगर हम डीसी की फिल्मों के बारे में बात करें तो बहुत बायस होकर भी मेरा यही ओपिनियन है कि डीसी के फैंस सिर्फ डीसी की एक सफल बैटमैन ट्रायोलॉजी को मार्वल की पूरी सिनेमेटोग्राफी कंपेयर करते हैं, जो कि एक सही कंपैरिजन मेरे ख्याल से तो नहीं है। डीसी 10 साल में एक अच्छी फिल्म निकालने के बाद सिर्फ फ्लॉप देता है, और मार्वल की फिल्में रेयर ही कभी फ्लॉप होती हैं। यह स्टेटमेंट कई मायने तक सही है, पर क्या आपको पता है मार्वल ने बहुत सारे फेमस कैरेक्टर्स डीसी से कॉपी किए हुए हैं। अगले एपिसोड में हम डीसी कॉमिक्स और सिनेमैटिक यूनिवर्स की डिटेल में जाकर ऐसे ही कई प्लेगराइज्ड कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे जो मार्वल ने डीसी से कॉपी किए हैं। तो स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 3, डीसी के रखवाले। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं तो ये ही रियलाइज करेंगे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका या फिर थोर को जानने से पहले हम सबको सुपरमैन और बैटमैन पता थे। और अगर हम अपने मम्मी पापा से भी पूछें तो उनके बचपन में भी उनको सुपरमैन और बैटमैन के बारे में पता था। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि डीसी मतलब डिटेक्टिव कॉमिक्स 1934 से कॉमिक्स बना रहा है, और उसके सारे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस हमेशा से फेमस रहे हैं। वार्नर ब्रदर्स ने डीसी कॉमिक्स को लॉन्च कर मार्वल के निर्माण से पहले ही हमको इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए जो दुनिया भर में लगभग 90 साल बाद भी फेमस हैं। डीसी कॉमिक्स अपने लॉन्च से हाई अमेरिकन कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था, और धीरे धीरे डीसी के कैरेक्टर्स हर जगह फेमस हो गए। डीसी के कैरेक्टर्स को बहुत सारे लोकल टीवी सीरियल्स अडॉप्ट करने में लग गए, और जल्दी ही 1951 में सुपरमैन की पहली फिल्म रिलीज हुई। डीसी कॉमिक्स का अंपायर कुछ ही सालों में एस्टैब्लिश्ड हो गया था, और उनकी रेगुलर टेलीविजन सीरीज वर्ल्ड वाइड पॉप कल्चर में कंट्रीब्यूट करती थी। मार्वल इस टाइम पर अपने कॉमिक्स और सीरियल्स को वो रिचनेस नहीं दे पा रहा था। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये भी है कि मार्वल ने डीसी के बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉपी किए हैं, जो थोड़ी रिसर्च के साथ प्रूव्ड भी है कि हाँ, मार्वल ने कॉपी तो किया है। डॉक्टर फेट, जो कि 1940 में रिलीज हो गया था, एक मास्टर था, मिस्टिक आर्ट्स एंड सॉर्सरर सुप्रीम है, और ऑलमोस्ट 23 साल बाद डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हुई, जिसका लुक, पावर्स और प्लॉट डॉक्टर फेट से काफी ज्यादा सिमिलर था। ऐसे ही ग्रीन एरो, जो आर्चरी करता था, हॉकाई से सालों पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था। एटम, जिसकी पावर आंट मैन से सिमिलर है, वो भी आंट मैन से 1 साल पहले ही रिलीज हुआ था। फ्लैश और किक सिल्वर, विजन और रेड बवंडर, लिस्ट तो चलती ही रहेगी, पर डीसी भी रेस में पीछे नहीं रहा। एटम स्कल और घोस्ट राइडर, जतन्ना जतारा, स्कारलेट विच, बबल बी और द वस्प, ये सारे कैरेक्टर्स डीसी ने बहुत टाइम बाद वही लुक्स और पावर्स के साथ इंट्रोड्यूस किए। डीसी को मार्वल से बेटर कहने का एक मेजर रीजन ये भी है कि वो अपनी कॉमिक्स में सारे कैरेक्टर्स को बहुत डिटेल्ड स्टोरी लाइन देते थे। जोकर, जो डीसी का कैरेक्टर है, अपनी बैक स्टोरी और पर्सनैलिटी के कारण बहुत फेमस है। सुपर हीरो और साइफाई जॉनर में डीसी की लेगेसी हमेशा से ही कल्ट क्लासिक है, और 50s के टाइम से ही डीसी ने अपने कॉमिक्स के मूवी अडेप्शन शुरू कर दिए थे और एक डीसी यूनिवर्स बना दिया। डीसीईयू के सामने एक मेजर चैलेंज तब आया जब एमसीयू एक एस्टैब्लिश्ड स्टूडियो के साथ उसका कंपटीशन हुआ। क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी के एक्सट्रीम सक्सेस एंड रिकॉग्निशन के बाद डीसी की फिल्मों का इंपैक्ट लेवल कम होने लगा। हालांकि इंडिविजुअली डीसी की फिल्में अच्छा परफॉर्म करती थीं, बट वो अपनी मूवीज का एक वेब नहीं बना पाए, क्योंकि मूवीज में कंटिन्यूटी इश्यूज रहते थे। आयरॉनिकली जो मार्वल कॉमिक्स रेस में डीसी से पीछे रहता था, अब वही मार्वल डीसी को पीछे छोड़ के फेज वाइज ब्लॉकबस्टर फिल्में निकालता गया, और तब डीसी की मूवीज ने इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। मूवीज जैसे ग्रीन लैंटर्न, जस्टिस लीग, वंडर वुमन 83 ने डीसी के स्टैंडर्ड को और भी ज्यादा गिरा दिया। हालांकि डीसी बाकी की सक्सेसफुल मूवीज जैसे मैन ऑफ स्टील, बैटमैन बिगिंस, एक्वामैन, वंडर वुमन, जोकर, द डार्क नाइट राइज, सुसाइड स्क्वाड ने मार्वल की मूवीज को अच्छा कंपटीशन दिया। आज के रेलेवेंस में डीसीईयू अपने नए प्रोजेक्ट
जैसे ब्लैक एडम के साथ एक नए सिरे से स्टार्टिंग कर रहा है, और यही होप है कि आगे जाके वो अपनी ओरिजिनल लेगेसी सिनेमा में भी बरकरार रखे। हालांकि डीसी अपने एनिमेटेड यूनिवर्स में मार्वल से हमेशा आगे ही रहा था और आज भी बहुत आगे है। मार्वल ने अपना एनिमेटेड यूनिवर्स ढंग से स्टैब्लिश नहीं किया। यही डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स बाकी सब प्रोडक्शंस को अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है। डीसी की फिल्में थोड़ी डार्क और सीरियस कंसिडर की जाती हैं, और मोस्टली उसी कलर स्कीम और विजुअल्स के कारण वो मार्वल की फिल्मों के कंपैरिजन में अपीलिंग लगती है। डीसी मोस्टली अपने कैरेक्टर और उनके डार्क पास्ट पे फोकस करता है, जिसके कारण कभी कभी उनकी फिल्में एक सीरियस टर्न ले लेती है। वही मार्वल के कैरेक्टर्स जो ज्यादा ह्यूमरस और फनी होते हैं, जिससे वो फैमिली एंटरटेनर्स की तरह कंसिडर किए जाते हैं। चाहे मार्वल ने कैरेक्टर्स को लेकर कितना ही डीसी को कॉपी किया हो, बट सबसे रेनाउंड मूवी एवेंजर्स, जिसने सुपर हीरो मूवी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू किया था, डीसी ने एवेंजर्स का पूरा प्लॉट इंक्लूडिंग सीन्स कॉपी करके जस्टिस लीग बनाई। अगले एपिसोड में हम जस्टिस लीग के फ्लॉप और एवेंजर्स के ब्लॉकबस्टर होने का कारण एनालाइज करेंगे। तो तब तक के लिए आप कुक्कू एफएम पर चिपक के सुनते रहिए मार्वल वर्सेस डीसी के एक से एक बेहतरीन एपिसोड। कुक्कू एफएम, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 4, जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर्स। एवेंजर्स तो ऑलमोस्ट आजकल के हर बच्चे ने देखी है, और अगर देखी भी नहीं है तो एवेंजर्स का नाम तो जरूर सुना होगा। द एवेंजर्स एक बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म है। मार्वल ने हमेशा से ही बहुत फेमस सुपर हीरो टीम क्रिएट की है, जैसे एवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, द फैंटास्टिक फोर, द डिफेंडर्स, एक्समैन, इवन इटर्नल भी। डीसी की सबसे पुरानी सुपर हीरो टीम में से एक है जस्टिस लीग, और उसकी फिल्म जो 2017 में डेब्यू हुई थी, कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों तरह से फ्लॉप हो गई। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो द एवेंजर्स की सस्ती कॉपी लग रही थी। जॉस वेडन, जिन्होंने द एवेंजर्स और जस्टिस लीग दोनों लिखी और डायरेक्ट की थी, उन्होंने एक्चुअली में जस्टिस लीग का प्लॉट, सीन, फाइट सीक्वेंस और यहां तक के विजुअल्स भी सेम रखे थे। एक एंशिएंट मिथिकल रेलिक टेसरेक्ट एंड मदर बॉक्स जो सालों पहले से अर्थ पे छुपे हुए थे, एक गॉड लोकी और स्टेपन वुल्फ जो कि इन्हें हासिल करके अर्थ पे रूल करना चाहते हैं। दोनों विलेन को रोकने के लिए एक टीम लीडर निकी फ्यूरी और ब्रूस वेन अपनी टीम बनाना चाहते हैं। एलियंस की आर्मी चितौरी और पैराडेमंस, जिसको विलेन कंट्रोल करते हैं, हीरोज की टीम पर अटैक करती है। एक बार साथ में फाइट करने के बाद ये दोनों टीम्स अपने अपने हेडक्वार्टर हेली कैरियर एंड बैट केव में जाकर एक नया प्लान बनाते हैं। प्लॉट सिमिलर होने के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स भी एक दूसरे से एक से ज्यादा क्वालिटीज में सिमिलर हैं। थोर द गॉड ऑफ थंडर और वंडर वुमन द गॉडेस वॉर, दोनों का मिथिकल कनेक्शन है नॉर्स और ग्रीक माइथोलॉजी से। टोनी स्टार्क और ब्रूस वेन जो बैचलर बिलियनर है, ऑफन है और अपने गैजेट से लड़ता है। नताशा रोमनॉफ और डायना प्रिंस सिर्फ इकलौती फीमेल हैं टीम में, जो टीम को रेगुलेट करते हैं। दो सोल्जर्स, कैप्टन अमेरिका और वंडर वुमन, जो वर्ल्ड वॉर्स में लड़े थे, और दोनों ने अपना लव इंटरेस्ट पैगी कार्टर और स्टीव ट्रेवर खोया था। यही नहीं, आयरन मैन और साइबर्ग, दो हीरो जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसर्च की, और दो साइंस एक्सपेरिमेंट से बने हुए कैरेक्टर्स हल्क और साइबॉर्ग, जिनको एंगर इश्यूज हैं। एवेंजर्स की सक्सेस और जस्टिस लीग के फ्लॉप का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि एवेंजर्स ह्यूमैनिटी के बारे में मूवी है, जिसमें अलग अलग सोच के लोग एक साथ आते हैं, अपना ईगो साइड में रखकर दुनिया की हेल्प करते हैं। एवेंजर्स हमें फिल्म की स्टार्टिंग से ही एक बहुत प्रॉब्लमेटिक टीम लगी थी, जो साथ में काम नहीं कर सकती थी। सबके अलग अलग नेचर के कारण उनमें बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे, स्पेशली टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स के बीच में। लेकिन इवेंचुअली क्राइसिस के वक्त सारे लोग साथ में आ जाते हैं। जस्टिस लीग के फेलियर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि जस्टिस लीग एज अ टीम बहुत अच्छा काम करते हैं। पहले भी वो लोग एक साथ अपने पहले मिशन में एज अ टीम सक्सेसफुल हुए, फिर अब उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब नहीं बनता। यहीं एवेंजर्स में सारे लोग अलग अलग माइंडसेट, रियल्म और हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एक फेल साइंस एक्सपेरिमेंट, एक वॉर हीरो, दो सील के असैसिन, एक जीनियस इन्वेंटर और एक गॉड। ये सारे लोग कभी भी एक दूसरे के साथ टीम वर्क से काम नहीं कर पाए, और ये ही क्लाइमैक्स के टाइम पर मेन इशू होता है कि एक विलेन ने वैरिड लोगों के साथ में काम करने में मजबूर कर दिया। एवेंजर्स के रिलीज से पहले मार्वल ने अपने सारे कैरेक्टर्स को ओरिजिनल मूवीज से इंट्रोड्यूस किया था, और उन मूवीज को सक्सेस के बाद एवेंजर्स ने वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन ली। इवन जो ओरिजिनल 6 के कैरेक्टर हॉक आई और ब्लैक विडो, जिनको इंडिविजुअल मूवीज और सीरीज 2021 में मिली, उन्हें भी मार्वल ने साइड रोल्स की तरह दूसरी ओरिजिनल मूवी में एक क्रूशियल रोल दिया, जैसे नताशा को आयरन मैन 2 में और क्लिंट को थोर 1 में।
जस्टिस लीग से पहले डीसी ने भी अपने सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स को इंडिविजुअल मूवीज दी थी, जैसे एक्वामैन, फ्लैश, वंडर वुमन और साइबर्ग को अपना कैरेक्टर डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिला और सारी फिल्में लगातार एक साल के गैप में आई। जबकि मार्वल ने अपना यूनिवर्स 5 साल तक एस्टैब्लिश करने के बाद एवेंजर्स रिलीज की। अगर मैं अनबायस्ड होकर किसी डीसी फैन से पूछूं भी, तो वो भी यही बोलेगा कि जस्टिस लीग डीसी की सबसे बड़ी गलती थी। कैसे कॉस्प्ले में एक टाइम पर लोग सुपरमैन या फिर बैटमैन बनते थे और तुरंत एमसीयू ने अपनी मूवीज के दम पर ये नाम आयरन मैन और हल्क में कन्वर्ट करवा दिए। दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा कंपैरिजन ये भी है कि दोनों कंपनियां अपनी वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स पर इक्वली ही मनी इन्वेस्ट करती है, बट स्टिल एक के एलिमेंट के कारण एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स जितना फेम गेन नहीं कर पाता। अगले एपिसोड में हम और डिटेल्ड एनालाइज करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 5, कौन सबसे बड़ा कॉपीकैट। डीसी और मार्वल की जो आजकल की राइवलरी है वो 90s तक आते आते खत्म हो चुकी थी। एक्चुअली उस टाइम मार्वल और डीसी के बहुत सारे राइटर्स फ्रेंड्स थे और दोनों अपने अपने कैरेक्टर्स एक दूसरे के यूनिवर्स में क्रॉसओवर्स भी करते थे। बट टाइम के साथ साथ दो कंपनियां और आर्टिस्टों में दूरी बढ़ती गई एंड एमसीयू की ऑफिशियल स्टार्ट यानी आयरन मैन के रिलीज के बाद से दोनों यूनिवर्स बहुत अलग हो गए। डेडपूल जो अपनी सरकास्टिक एंड चिल अंदाज के कारण आज के समय पर फैंस का फेवरेट है, इतना आइकॉनिक कैरेक्टर एक्चुअली में डीसी के डेथ स्ट्रोक से कॉपीड है। ये बात आज भी बहुत लोगों को शॉक करती है, लेकिन दोनों में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं कि उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है उनकी कॉस्ट्यूम के कलर का। डेडपूल रेड एंड ब्लैक पसंद करता है और डेथ स्ट्रोक ऑरेंज और ब्लैक। यहां तक कि उनका इंडिस्ग्यूज नाम भी बहुत सिमिलर है। इसी तरह डीसी का स्लेड विल्सन मार्वल में बना वेड विल्सन। एक मेजर चेंज जो मार्वल लाया था वो था कि उन्होंने डेडपूल को बहुत ड्रामेटिक और नॉन सीरियस नेचर दिया, जो हंसते हंसते बहुत ब्रूटली मर्डर कर देता है, और वहीं डेथस्ट्रोक ज्यादा सीरियस नेचर का था। एक्वामैन जो आज के टाइम पर डीसी का एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड कैरेक्टर है, जिसके अपकमिंग मूवीज ने भी बहुत हाइप बना रखी है। कैन यू बिलीव कि इतना आइकॉनिक कैरेक्टर डीसी ने मार्वल से कॉपी किया था? मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। फैंटास्टिक फोर की सक्सेस के साथ साथ विलेन की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। उनमें से ही एक विलेन जो ह्यूमन टॉर्च का राइवल था वो है निमोर, किंग ऑफ सी, जो आपको वकांडा फॉरएवर मूवी में जल्दी ही दिखेगा। कम से कम 2 साल बाद डीसी यूनिवर्स में एक्वामैन ने एज अ हीरो एंट्री मारी और निमोर जो कि ओरिजिनल कैरेक्टर था फिर भी फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि एक्वामैन ज्यादा पॉजिटिव और हीरोइक था और इवेंचुअली जस्टिस लीग का पार्ट बन चुका था। ये सोचते हुए कि जनता को आइडिया नहीं होगा कि रॉकेट रेड कौन है, ये क्लियर है कि रॉकेट रेड ने बहुत ही घटिया तरीके से आयरन मैन को कॉपी किया था। 1963 में मार्वल के राइटर्स को कोई आइडिया नहीं होगा जब उन्होंने एक बिलियनियर बैचलर टोनी स्टार्क को ऑकवर्ड से मेटल सूट में डाला कि उन्होंने एक खजाना ढूंढ लिया था। आज के समय में अनगिनत लोग फूट फूट के रोए थे जब एंड गेम में आयरन मैन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। आयरन मैन एक आइकन है सुपर हीरोज की दुनिया में। एक छोटी सी मार्वल और डीसी के राइटर्स की राइवलरी के कारण ऑलमोस्ट 20 साल बाद डीसी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी जब उन्होंने रॉकेट रेड बनाया। रॉकेट रेड आज तक का सबसे फ्लॉप और अनलाइकेबल कैरेक्टर कॉपी किया गया है एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि डीसी ने यह ट्राई ही क्यों किया। अगर हम इन्हीं आइकॉनिक कैरेक्टर्स की कॉपी रेस के बारे में बात करें तो मार्वल भी पीछे नहीं रहा है। डीसी का सबसे फेमस, इंपॉर्टेंट एंड आइकॉनिक कैरेक्टर सुपरमैन का डुप्लीकेट मार्वल वालों ने बनाया था। सेंट्री नाम का सुपर हीरो जिसका मार्वल ने पता नहीं क्या सोचकर सन 2000 में डेब्यू किया था। मार्वल की यह सबसे बड़ी गलती थी। सुपर पावर, प्लॉट, नेचर, यहां तक कि कॉस्ट्यूम पर एक बड़े एस तक को उन्होंने कॉपी कर रखा था। सुपरमैन के ओरिजिन के ऑलमोस्ट 70 साल बाद एक पॉपुलर कैरेक्टर को कॉपी करना मार्वल को डेप्थ की तरफ ले गया। फैंटास्टिक फोर मार्वल के सबसे अर्ली प्रोजेक्ट्स होने के बाद में भी उनका लीडर मिस्टर फैंटास्टिक, जिसके पास स्ट्रेचिंग एबिलिटीज हैं, डीसी के एक कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, एलोंगेटेड मैन। नाम खराब होने के अलावा ये एक लाइट हार्टेड प्रैंकस्टर था जो 2007 में मर गया था। चाहे जिस भी कैरेक्टर का जब भी ओरिजिन हुआ था, पर इन दोनों में से मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स को ज्यादा फेम मिली, besides being the most intelligent man in the world जो लंबी लंबी लेंथ्स तक स्ट्रेच हो सकता है। मिस्टर फैंटास्टिक ने क्लियरली दुनिया को बचाने के लिए एलोंगेटेड मैन से ज्यादा एफर्ट किए। कैप्टन अमेरिका एक वॉर हीरो जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर फिक्शनल और इन रियलिटी में
बहुत ग्रूसम टाइम में वर्ल्ड को मोटिवेट किया था। कैप्टन अमेरिका जो सुपर सीरम इंजेक्ट करके हॉवर्ड स्टार्क की टेक्निक के थ्रू एक सुपर सोल्जर बना था, रेड स्कल से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लड़ा था। इन रियलिटी कैप्टन अमेरिका की कॉमिक्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर लोगों को बहुत मोटिवेट करती थी। स्टीव रॉजर के डेब्यू के 1 साल बाद ही काजन डीसी की कॉमिक्स में दिखने लगा। उस जमाने की कॉपिंग इतनी आइडेंटिकल थी कि काजन के पास भी कैप्टन अमेरिका जैसी शील्ड एंड सुपर स्ट्रेंथ थी। टाइम के साथ साथ वो कैरेक्टर और एस्टैब्लिश्ड हो गया और अपनी अलग आइडेंटिटी बना ली। वोल्वरिन एक्समैन यूनिवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर कैरेक्टर है एंड बहुत सारी एक्समैन की स्टोरीज वोल्वरिन के आसपास होती है। डीसी ने वोल्वरिन का एक पैरोडी कैरेक्टर बनाया था, लोबो नाम का, जो एक टाइम तक 80s में फैन फेवरेट भी रहा, बट वो वोल्वरिन वाली हाइप नहीं ले पाया। डीसी ने मार्वल के डीसी पैरोडीड कैरेक्टर डेडपूल जैसा लोबो बनाना चाहा, बट वो कैरेक्टर ला नहीं पाए। तो ये थी डीसी और मार्वल की सुपर हीरो राइवलरी, जिसमें दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर्स की पैरोडी और कॉपी करके एक दूसरे की फेम लेने की कोशिश करते रहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसके कारण दोनों यूनिवर्स के कंटेंट में डिफरेंस आता है, वो है प्लॉट और रियलिज्म। डीसी की फिल्में इतनी फ्लॉप क्यों हैं और मार्वल अपनी मूवीज में इतने जोक्स डालकर उसे चाइल्ड फ्रेंडली क्यों बना देता है? इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 6, कैरेक्टर्स की असलियत। एक टाइम था जब हमारे पापा दादा ने सुपरमैन और बैटमैन की इंग्लिश मूवीज देखी थी बचपन में, और हमारे बचपन में हम सब एवेंजर्स और आयरन मैन देखते हुए बड़े हुए। इतना मेजर चेंज कैसे कि पूरी की पूरी एक जनरेशन एक मेजर स्टूडियो से दूसरे स्टूडियोज की मूवी देखने लगे। हालांकि डीसी की मूवीज आज भी रिलीज होती हैं और बहुत सारे लोग एंड डीसी के फैंस उनकी मूवीज देखने जाते भी हैं, लेकिन जितना हाइप वर्ल्ड वाइड मार्वल अपनी मूवीज से क्रिएट कर देता है कि बच्चा बच्चा और जिन लोगों ने कोई भी मार्वल मूवी नहीं देखी होती वो भी मार्वल मूवीज देखने चले जाते हैं। मार्वल भी 70s से ही अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स एस्टैब्लिश करना चाह रहा था, बट हमेशा फेल ही रहा। मार्वल एंड सोनी के बीच में स्पाइडरमैन की ओनरशिप की फाइट के कारण मार्वल अपना सबसे फेमस कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, और सन 2000 तक एक्समैन भी मार्वल का कंपटीशन डीसी मूवीज जितना नहीं कर पाया। 2008 में पूरा सिनेमा बदल गया जब मार्वल ने आयरन मैन रिलीज की और एमसीयू की स्टार्टिंग कर दी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मार्वल की एंट्री के बाद डीसी की मूवीज बहुत कम ऑडियंस रिसीव करने लगी? आज के टाइम में ऐसा ही क्यों है कि मार्वल मूवीज ऑडियंस से कनेक्टेड है और डीसी इतनी एडवर्टाइजिंग के बाद भी मार्वल से कंपटीशन नहीं रख पा रहा? क्या आपको वो सीन याद है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जब अल्ट्रॉन से पहली बार हारने के बाद सारे एवेंजर्स क्लिंट बार्टन के सेफ हाउस जाते हैं, जहां पर वो अपने डिस्गाइज फैमिली को रिवील करता है? उस सीन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये पूरी की पूरी मूवी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन देता है। पूरी फिल्म में सारे कैरेक्टर्स अपने ग्राउंड लेवल के इमोशन, मेंटल इशू और इनसिक्योरिटी और फियर को फेस करते हैं, एंड वो सीन उन सारे इमोशंस को एक प्लेट में प्रेजेंट करके सबकी एक्चुअल पर्सनैलिटी बताता है। क्या यही रीजन है कि ऑडियंस हर मार्वल मूवी का सीक्वल देखने जाती है और डीसी मूवीज वो ग्राउंड वर्क नहीं कर पाया? फॉर एग्जाम्पल, आयरन मैन में हम टोनी स्टार्क को एक बहुत एरोगेंट, रूड और हार्टलेस इंसान की तरह देखते हैं, लेकिन पूरी मूवी के दौरान एंड उसके एक्सपीरियंस के कारण उसको एंड में रियलाइज हो जाता है कि उसकी टेक्नोलॉजी एक्चुअली में कितने लोगों की जान खतरे में डाल देती है। मूवीज की स्टार्टिंग में वही एरोगेंट इंसान जो अपने अवार्ड्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी नहीं आता, एंड तक अपने आयरन मैन सूट्स को बेचने से मना कर देता है। हालांकि उसका नेचर पूरे एमसीयू में ऐसा ही रहा, बट उसका कैरेक्टर इतना परफेक्ट बना कि अल्ट्रॉन में वो सिर्फ एक लड़के की मौत की जिम्मेदारी के कारण लड़ना छोड़ना चाहता है। इससे दिखता है रियल कैरेक्टर आर्क, कैसे वो कैरेक्टर डेवलप हुआ और कैसे उसके सेक्रीफाइस के टाइम पर सारे मार्वल फैंस बहुत इमोशनल हो गए। इस टाइप का कैरेक्टर आर्क डीसी में बहुत ही कम दिखता है। डीसी में विलन की बैक स्टोरी और मोटिव्स जिस हद तक फोकस्ड होते हैं, उस बारीकी से हीरोज पर काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन के कैरेक्टर को सबसे डार्क दिखाया था। वो कभी स्माइल नहीं करता था, हमेशा सीरियस रहता था, और लाइफ में उसने इमोशनली और मेंटली जितने भी लॉसेस झेले, वो सारे इमोशंस वो कवर करके एक नई सीरियस पर्सनैलिटी के साथ लाइफ जीता था। बेन एफ्लेक जैसा बैटमैन, इतना सीरियस और डार्क बैटमैन पूरी डीसीयू में आज तक नहीं दिखाया था। अगर हम बात करें सुपरमैन की, तो उसका कैरेक्टर उस मूवी में थ्रू आउट इस मोटिव के कारण बैटमैन से लड़ता था कि ब्रूस वेन ने सुपरमैन की मम्मी को होस्टेज रखा था।
इस मेन मोटिव के अलावा दोनों ही सुपर हीरोज में कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या टर्मोइल है ही नहीं। ये बेस था उनकी लड़ाई का, और डीसी राइटर्स ने कई सारे पिन पॉइंट्स बनाए जिसमें मूवी में कैरेक्टर्स के थ्रू उन्होंने वहां तक बिल्टअप किया। पूरी मूवी सिर्फ उन दोनों के एक कॉन्फ्लिक्ट के कारण चलती रही, और मूवी में सब प्लॉट्स और कोई भी मोटिव ना होने की वजह से मूवी में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के अलावा और कुछ नहीं है। एंडिंग में राइटर्स ने एक मेजर क्लाइमैक्स बिल्ड करने के लिए एक सर्टेन पॉइंट तक उस ही कॉन्फ्लिक्ट को खींचा, और पूरी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की फाइट के बाद दोनों कैरेक्टर्स ने एक दूसरे से सुलह कर ली। ये एंडिंग जस्टिफाइड तभी होती जब हम उन दोनों कैरेक्टर्स को थ्रू आउट द मूवी इवॉल्व होते देखते, बट पूरी मूवी में उनकी पर्सनैलिटी बहुत फ्लैट और स्टैटिक रही, और अपनी कन्वीनियंस के लिए राइटर्स ने दोनों हीरोज को फिर से फ्रेंड दिखा दिया, क्योंकि उनका दोस्त रहना जस्टिस लीग की स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। थोर के कैरेक्टर को हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वेज में मार्वल में देखा है। थोर एक में हमने स्टार्टिंग से ही थोर को एक बहुत पैम्पर्ड, घमंडी और बिगड़े हुए राजकुमार की तरह देखा था, जिसको अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो रुथलेस था, और उस टाइम पर वो असगर्ड को रूल करने के लिए फिट नहीं था। जब ओडिन ने उसे अर्थ पर बिना पावर्स भेज दिया तो उसने रियलिटी ऑफ लाइफ महसूस की। हमने पूरी मूवी में थोर को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली डेवलप होते हुए देखा, और जब तक वो वापस डिजर्विंग नहीं हुआ उसने अपनी डिफीट भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली। ये आर्क थोर बाकी सारी एमसीयू मूवीज में मेंटेन करता रहा, एंड एक एक्सपीरियंस के साथ वो एज अ कैरेक्टर भी इवॉल्व हो रहा था। इस पॉजिटिव आर्क के अलावा हमने हमारे एक बहुत मेजर सुपर हीरो में नेगेटिव चेंज भी देखा है। कैप्टन अमेरिका, जो 40s में अपनी गवर्नमेंट पर इतना भरोसा करता था, अपने देश के लिए लड़ना चाहता था, वो ही स्टीव रोजर्स इवेंचुअली अपनी सरकार से डिसअपॉइंट हो गया, और उसने उनके साथ सोकोविया अकॉर्ड साइन करने से मना कर दिया, जिसमें सुपर ह्यूमंस गवर्नमेंट के साथ हो जाते हैं। जिस गवर्नमेंट को उसने इतना सपोर्ट और रेस्पेक्ट किया, वही गद्दार निकली जो कंट्री के अगेंस्ट वेपन्स बना रही थी। यह उसका डिसअपॉइंटमेंट था। फ्रॉम एन ऑप्टिमिस्टिक हीरो टू एक सरफेस्ड सुपर ह्यूमन जो अपनी कंट्री और गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करता। ये कैरेक्टर आर्क चाहे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन मूवीज के कॉन्टेक्स्ट और आगे आने वाले पार्ट्स के लिए इन कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से ही ऑडियंस मार्वल मूवीज की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन होती है। ये लाइन जो मार्वल स्टूडियोज कभी क्रॉस नहीं करता, वो ही लाइन अनफॉर्चुनेटली डीसी स्टूडियोज ने क्रॉस कर ली थी, कि हर कैरेक्टर अपने प्रायर एक्सपीरियंस से मूवी में एक नया पर्सपेक्टिव लाया। डीसी ने अपने कैरेक्टर को प्रॉप की तरह यूज किया, और मार्वल ने हर कैरेक्टर को एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी प्रोवाइड की, जहां डीसी उस टास्क में फेल हो गया। इस मेन रीजन की वजह से फैंस मार्वल की मूवीज के पार्ट्स देखना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूटी में ही उस कैरेक्टर को डेवलप कर रहे थे। ये बात रही हीरोज की, लेकिन दोनों ही मूवीज में विलेन की बैक स्टोरी भी एक बहुत ही क्रूशियल फीचर है, क्योंकि विदाउट विलेन और उसकी एविलनेस के बिना हीरोज का कोई मोटिव नहीं होता। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे विलेन्स के ओरिजिन की, और कैसे डीसी इस गेम में मार्वल से बहुत आगे है। सो स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 7, थानोस या जोकर। विलेन्स हर एक सुपर हीरो यूनिवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है, जिसके बिना सुपर हीरो का ओरिजिन नहीं हो सकता। वहीं विलेन के पास एक मोटिव होता है, जिस रीजन की वजह से वो विलेन बना। जोकर डीसी का सबसे बड़ा और एस्टैब्लिश्ड विलेन है, जो इतना मिस्टीरियस है कि आज भी उसकी ओरिजिनल स्टोरी हर कॉमिक्स और मूवी में अलग अलग है। जोकर के अलावा उसका कोई रियल नेम कहीं किसी कॉमिक्स में मेंशन नहीं है। जोकर की ओरिजिन की कॉमिक्स वाली स्टोरी सबसे फेमस स्टोरी है। जोकर की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब बैटमैन उससे मिलने अंडरग्राउंड जेल में जाता है, जहां वो जोकर से कुछ सवाल करता है और जोकर कुछ भी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बैटमैन के जबरदस्ती करने के बाद जोकर फ्लैशबैक में जाता है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। जोकर एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन था जो अपनी फैमिली को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। वो जब हर जगह से जॉब के लिए ना सुन के आता है तो उसकी वाइफ से उसका झगड़ा होता है, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो बार में ड्रिंक करने चला जाता है। वहां वो 2 लोगों से मिलता है, जिसको वो अपनी ये प्रॉब्लम और उसकी केमिकल फैक्ट्री से छूटी हुई नौकरी के बारे में बताता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का हवाला देकर वो दोनों उसको बैंक रॉबरी में शामिल होने के लिए मजबूर कर लेते हैं। ना चाहते हुए भी वो उस रॉबरी में शामिल होने के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि वो बैंक उसकी पुरानी केमिकल फैक्ट्री के बगल में था, तो उसको सिक्योरिटी के बारे में पता होगा। वो लोग उसे एक रेड फेस मास्क पहनने को भी बोलते हैं, जिससे उसे कोई पहचान ना पाए।
इमोशनली मैनिपुलेट होने के बाद वो उन दोनों को बैंक रॉबरी में शामिल होने के लिए हाँ बोल देता है। थोड़ी देर में पुलिस उन तीनों के पास आती है और तीनों घबरा जाते हैं, पर पुलिस जोकर को उसकी वाइफ की डेथ के बारे में बताने आती है, जो एक एक्सीडेंट में मर जाती है। ये सब सुनने के बाद जोकर थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है और रॉबरी में शामिल होने के लिए मना कर देता है, बट उस टाइम तक बहुत देर हो जाती है और उसे मजबूरी में शामिल होना ही पड़ता है। चोरी की रात रेड मास्क पहने हुए जोकर उन्हें लीड कर रहा होता है, पर उन्हें अचानक से एक गार्ड दिख जाता है जो जोकर के नौकरी छोड़ने के बाद लगाया गया था। गन की क्रॉस फायरिंग में जोकर के दोनों साथी मर जाते हैं और वो एक डेड एंड तक भागता रहता है। तभी बैटमैन आ जाता है जोकर को उनका लीडर समझकर। उससे बचने के लिए जब वो भागने की कोशिश करता है तो वो एक केमिकल पूल में गिर जाता है और उसके स्किन वाइट, लिप्स रेड और बाल ग्रीन हो जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग और मजबूरी में उसने ये कदम उठाया और बन गया एक विलेन। जोकर सालों से एक सोशियोपैथ की तरह रहा है, क्योंकि उस केमिकल रिएक्शन के बाद उसके सारे मेंटल इश्यूज और डिप्रेशन जो वो इतने टाइम से सफर कर रहा था, वो उसे एक बहुत खतरनाक और क्लेवर विलेन बना देते हैं। यह है एक प्रॉपर विलेन ओरिजिनल स्टोरी, जिसमें हमको कॉमिक पढ़कर या फिर मूवी देखने के बाद इवन विलेंस के सारे एक्शंस जस्टिफाइड लगते हैं। अगर हम मार्वल के सबसे इंपॉर्टेंट विलेन के बारे में बात करें तो वो है थानोस, जिसकी कॉमिक्स भी ओरिजिनल स्टोरी इतने अच्छे से नहीं बताती है कि पता लगे कि उसके विलेनियस एक्शंस का मोटिव क्या है। एमसीयू ने भी 2012 की एवेंजर्स में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, जब उसने लोकी को माइंड स्टोन देकर अर्थ पर रूल करने भेजा था, और 2018 में इन्फिनिटी वॉर में उसकी साइड की कहानी बताई गई थी। पर इन सब में हमको आज तक थानोस का ओरिजिन नहीं पता। इवन उसका मोटिव इतना विलेनियस नहीं था। वो बस इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प लेकर आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता था, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के कारण रिसोर्सेज कम हो रहे थे और वो इस यूनिवर्स को एक बैलेंस में देखना चाहता था। उसका मोटिव एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव ही था, बट नेगेटिव अप्रोच के साथ। इससे हमको थानोस जोकर जैसा एविल मास्टरमाइंड नहीं लगा। लोकी जो प्रिंस से विलेन, उससे एंटी हीरो और इवेंचुअली हीरो बना, एक्चुअली में थोर के भाई की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। वो हमेशा से गॉड ऑफ मिसचीफ था, जिसके पास मैजिक पावर्स थी, बट हमेशा थोर से जेलसी के कारण और ओडिस की एक्सेप्टेंस के लिए उसने एविल चीजें की। इन रियलिटी वो सिर्फ थोर के बराबर अपने पेरेंट्स से प्यार चाहता था, और उसे अपनी लाइफ में कभी समझ नहीं आया कि ओडिन उससे ज्यादा थोर को पसंद क्यों करता है। और ये जानते कि वो एक फ्रॉस्ट जॉइंट है जिसको ओडिन ने अडॉप्ट किया था, वो पागल हो गया और अपने फादर को अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए सब कुछ खत्म करने लगा। थोर के एंड तक भी उसको वो रिकॉग्निशन और प्यार नहीं मिला, जिससे वो थानोस की हेल्प से अर्थ पे रूल करके सारे 9 रियल्म पर रूल करना चाहता था। अब लोकी मार्वल का पहला विलन था, जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स यूनाइट हुए थे। एंड कॉमिक्स में लोकी एक बहुत पावरफुल विलन था, बट मूवी में एमसीयू ने उसे बिल्कुल लूजर दिखाया और उसकी कैरेक्टर ग्रोथ इतनी हुई कि इन्फिनिटी वॉर में उसने अपने आप को थोर की जान बचाने के लिए सेक्रीफाइस भी किया। अब ये एक फैंटास्टिक विलन होता अगर मार्वल इसकी पास्ट लाइफ और मोटिव पर और फोकस करता, बट लोकी का मोटिव सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना था, जिसमें इतने पावरफुल सोर्सरर्स को इतना वीक दिखाया। ऐसे ही अल्ट्रॉन, जो मार्वल का सबसे पावरफुल एंड इंटेलिजेंट विलन है, जिसके पास पूरा इंटरनेट एक्सेस है, उसे इतना वीक दिखाया एवेंजर्स ने कि उसे आधी मूवी में ही डिफीट कर दिया था। फॉर न्यू कॉन्टेक्स्ट, गॉर द गॉड बूचर, जो कॉमिक्स का सुपर विलन था, जिसने एक बार थोर को भी अनवर्दी कर दिया था, वो बहुत कम स्क्रीन टाइम और विलन ओरिजिन के साथ जेन फॉरेस्टर के माइटी थोर से डिफीट हो गया। थानोस, लोकी, गोर, अल्ट्रॉन एंड इवन डार्क वर्ल्ड का मेलकीथ, जिसके पास डार्क फोर्सेस की पावर थी, सबके पास एक चीज की कमी थी, और वो थी उनके विलन बनने का सूटेबल मोटिव और उनकी प्रॉपर विलन ओरिजिन स्टोरी। इस एरिया में डीसी कभी भी पीछे नहीं रहा। डीसी ने हमेशा से ही अपने विलेंस हीरो से इतने ज्यादा ओवर पावर दिखाए थे कि एक टाइम पर लोग सिर्फ विलेंस को जीतते देखने के लिए डीसी की मूवी देखने जाते थे। और अगर हम वापस जोकर पर आए तो यह विलेन इतना खतरनाक है कि मार्वल और डीसी की राइवलरी के बावजूद भी मार्वल के फैंस जोकर को पसंद करते हैं। जोकर का कैरेक्टर इतना आइकॉनिक रहा है कि 2011 में इसके एक्टर हीथ लेजर को उसकी डेथ के बाद भी ऑस्कर मिला था फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द डार्क नाइट राइज। तो ये थे पावरफुल और वीक विलेंस और उनकी ओरिजिन स्टोरीज की बात। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मार्वल और डीसी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने
जो मन चाहे। एपिसोड 8, किसने लगाई थिएटर्स में आग। आज के टाइम पर डीसी और मार्वल का कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मेजरली दोनों यूनिवर्स कॉमिक्स बुक्स के पन्नों से ही मूवी थिएटर पर आए हैं और दोनों ही सुपर हीरो जॉनर के बहुत पॉपुलर स्टूडियोज के पार्ट हैं। पर इस कंपटीशन में दोनों कब तक कीप अप कर पाएंगे? अगर एमसीयू और डीसी के बॉक्स ऑफिस को देखा जाए तो क्लियरली एमसीयू ने 25 फिल्मों के साथ 20 बॉक्स ऑफिस हिट मूवीज दी हैं, जिसमें से इन्फिनिटी सागा में तो एवेंजर्स एंड गेम ने अवतार, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट क्रॉसर मूवी ऑफ ऑल टाइम है, उस तक को टक्कर दी। अगर डीसीयू को देखें तो उन्होंने अभी तक 10 मूवीज में से सिर्फ 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट दी हैं। डीसी की मूवीज जैसे डार्क नाइट ट्रायलॉजी और जोकर टेक्निकली डीसीयू का पार्ट नहीं है, जैसे डेडपूल और एक्समैन एमसीयू का पार्ट नहीं है, बल्कि मार्वल फ्रेंचाइजी के हैं। अगर हम क्रिटिक्स रेटिंग से भी एनालाइज करें तो ये सामने आता है कि डीसी ने सिर्फ 2 क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी रिलीज की है, और वो है शज़ाम एंड वंडर वुमन। इवन एक्वामैन जितनी बॉक्स ऑफिस पर हिट थी, क्रिटिक्स से उसने बहुत गंदी रेटिंग पाई है। अब ऐसा क्यों है कि डीसी, जो एक टाइम पर सुपरहिट कॉमिक बुक्स निकालता था, आज के टाइम पर मार्वल से बहुत पीछे चला गया? चलिए इसके कुछ बेसिक रीजंस देखते हैं। पहली बात यह है कि डीसीईयू अपना यूनिवर्स ढंग से एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाया। अनलाइक एमसीयू, डीसी की कोई भी मूवी की स्टोरी इंटरकनेक्टेड या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। मार्वल ने अपनी स्टार्टिंग के 4 साल बाद अपनी टीम अप मूवी बनाई। उन 4 साल की ड्यूरेशन में एमसीयू ने सारे एवेंजर्स के कैरेक्टर्स को अलग अलग ओरिजिनल मूवीज देकर सारे कैरेक्टर्स को ऑडियंस से फैमिलियर करवाया एंड बाकी कैरेक्टर्स को भी उनकी ओरिजिनल फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया। इससे मार्वल का फैन बेस बनकर रेडी हो गया, जिससे ऑडियंस ऑलरेडी सब कैरेक्टर्स में इंटरेस्टेड हो चुकी थी और उन सारे सुपर हीरोज को बड़ी स्क्रीन पर एक साथ देखना बहुत मजेदार लगा। इवन एवेंजर्स 1 का विलन लोकी थोर 1 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे ऑडियंस को मूवी में और भी ज्यादा कनेक्शन और इम्पैक्ट फील हुआ। एमसीयू टेक्निकली 2008 में स्टार्ट हो गया था और डीसीईयू 2013 में, तो मार्वल के पास हमेशा से ही फिल्मों में डीसी से एक हेड स्टार्ट था। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मार्वल के पास अच्छी शुरुआत थी तो मतलब डीसी उस लेवल पर नहीं आ सकता। लेकिन प्रमुख दोष जो डीसीयू में है वो है कि मैन ऑफ स्टील के बाद 4 साल तक जिस समय पर मार्वल ने अपना पूरा एक फेज बना लिया था, डीसी ने कोई भी फिल्म ही नहीं बनाई, जिससे पहले ही पिछड़ चुका डीसी और भी पीछे चला गया। 4 साल बाद आई जस्टिस लीग, जिसमें एवेंजर्स की कॉपी होने के अलावा फ्लॉप होने के और भी कई कारण थे। कोई भी कैरेक्टर बैटमैन और सुपरमैन के अलावा स्टैब्लिश्ड नहीं थे। एक्वामैन, वंडर वुमन, साइबॉर्ग और फ्लैश का तो कभी जिक्र भी नहीं हुआ था। और अचानक इतने सारे किरदार टीम अप होकर वो एवेंजर्स वाला इंपैक्ट नहीं दे पाए, क्योंकि ऑडियंस इन कैरेक्टर्स में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। यहां तक कि विलन स्टीवन वॉल्फ को भी कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। ना तो वो विलन अच्छा बन पाया और ना ही वो फिल्म। जस्टिस लीग के बाद डीसीयू ने कैरेक्टर जैसे वंडर वुमन, एक्वामैन और फ्लैश को अपनी मूल फिल्में दी, लेकिन उस समय तक वो सारे किरदार उतने पावरफुल नहीं लगे, क्योंकि दर्शक पहले से ही सबको बड़ी स्क्रीन पर देख चुके थे और किसी भी कैरेक्टर का आर्क और डेवलपमेंट ढंग से हो नहीं पाया। अगर जस्टिस लीग से पहले ही वंडर वुमन की 2 फिल्में आती तो फिर उसकी एंट्री बड़ी स्क्रीन पर बहुत गहरा असर डाल पाती, लेकिन 4 साल के गैप की वजह से लोगों का इंटरेस्ट ही चला गया। ज्यादातर डीसी फिल्में मार्वल के साथ कंपटीशन के कारण अपना आधार नहीं बना पाई, और मार्वल ने जब बिना किसी आधार के गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाई तो उसकी कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस का भी कारण यही था कि उन्होंने अपने ऑलरेडी एक्सटेंडेड और एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स में बहुत लाइकेबल कैरेक्टर्स को एक साथ टीम अप किया, जिससे वो फिल्म रिलीज के साथ ही फैन फेवरेट हो गई। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि डीसीईयू आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मतलब भविष्य में भी नहीं करेगा। डीसीईयू के और भी भविष्य के प्रोजेक्ट जैसे एक्वामैन 2, ब्लैक एडम, ब्लू बीटल और जोकर डीसी को अपने मूवीज के गेम में एक जंप स्टार्ट दे सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी सागा के बाद मार्वल ने अपने 2 बहुत महत्वपूर्ण किरदार आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को एमसीयू से हटा दिया है। अब फेज 4 में ज्यादातर साइड कैरेक्टर जैसे लोकी, बकी, वाल्कन और वकांडा अपनी सीरीज के साथ स्टार्टिंग करेंगे। हालांकि मार्वल के आज भी बहुत सारे कैरेक्टर्स अपनी इंडिविजुअल मूवीज और सीरीज में आने वाले हैं। ये मुमकिन नहीं लगता कि जैसे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ने पूरा मार्वल यूनिवर्स हैंडल किया था, कैप्टन मार्वल भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी शिद्दत से निभा पाएगी। डीसी के पास इस एरिया में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि डीसी के पास बहुत सारे ऐसे कॉमिक बुक कैरेक्टर हैं जो आज तक बड़ी स्क्रीन पर नहीं आए,
पर मोस्टली ऑडियंस उन्हें कॉमिक्स के थ्रू अच्छे से जानती है। वहीं मार्वल के मेजर कैरेक्टर्स स्क्रीन पर आ चुके हैं और हर बार एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने का उनका अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल शैंग-ची एक बहुत ही कमर्शियल सक्सेस थी, वहीं इटर्नल्स क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों ही तौर पर एक एवरेज मार्वल मूवी जैसा इम्पैक्ट नहीं दे पाई। उसके अलावा भी मार्वल ने और मूवीज निकाली हैं जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी। लेकिन समय के साथ साथ मार्वल क्वांटिटी बढ़ा रहा है, क्वालिटी नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक सक्सेसफुल फिल्म है, लेकिन इस मूवी से मार्वल का इम्पैक्ट कम होता नजर आ रहा है। इवेंचुअली थोर थंडर एंड लव ने मोस्टली फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर पानी डाला, क्योंकि वो थोर के कैरेक्टर को डेवलप ही नहीं कर पाए और उसके प्लॉट जैसे ही बाकी मूवीज से इम्पैक्ट और कम कर दिया। मार्वल की सीरीज में लोकी और मून नाइट बहुत सक्सेसफुल रहे, बट वहीं मिस मार्वल उन स्टैंडर्ड्स को कीप अप नहीं कर पाई। मार्वल के पास आज भी बहुत सारे अपकमिंग और अवेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आंटमैन, लोकी सीजन 2, द मार्वल्स, थोर 5, इटर्नल्स 2 और शी हल्क। मगर मार्वल का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे डीसी के पास काफी टाइम है अपनी खोई हुई लेगेसी को वापस रीबूट करने का। एक सवाल यह भी है कि मार्वल के पास इतने टैलेंटेड और फेमस एक्टर्स कैसे आ जाते हैं, और ऐसी कास्ट जिसमें 100 से ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स हों, उनमें से भी बहुत सारे एक्टर्स तो सिर्फ सेकेंडरी रोल्स करते हैं। इतनी बड़ी कास्ट को मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। डीसी की 10 मूवीज में भारी बजट के बावजूद डीसी सिर्फ कुछ रिनाउंड एक्टर्स को ही ले पा रहा है, और उनकी मूवीज के वीएफएक्स की बात तो छोड़ ही दीजिए। हमारे अगले एपिसोड में हम प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कास्ट और वीएफएक्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 9, सीजीआई की लड़ाई। अगर हम खराब सीजीआई के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमको वो सुपरमैन का वाहियात सीजीआई याद आता है, जिसमें वीएफएक्स से हेनरी कैविल के चेहरे से मुस्टैश हटाने के चक्कर में पूरी मूवी में ऐसा लग रहा था कि सुपरमैन ने पान खाया हुआ है। अगर हम खराब सीजीआई के बारे में बात कर रहे हैं तो मार्वल भी इस चीज का अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि बहुत फैंटास्टिक सीजीआई के साथ ही मार्वल ने अपने प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग वीएफएक्स भी डाले हैं। अगर आपको ब्लैक पैंथर एंड किलमोंगर का वो फाइट सीन याद हो जब वो दोनों वाइब्रेनियम की लाइन में गिर जाते हैं, तो आपको यह भी याद होगा कि वो पूरा सीन कोई वीडियो गेम के ट्रेलर जैसा लग रहा था। मार्वल मूवीज जिसका बजट $300 मिलियन से भी ज्यादा था, जिसने सिनेमैटिक हिस्ट्री में बहुत चिलिंग एंड ग्रैंड सीजीआई दिया है, इस मूवी के सीन में वो काम उस परफेक्शन से नहीं हुआ। जस्टिस लीग के विलेन स्टीफन वुल्फ का सीजीआई किसी PS2 के गेम से निकला हुआ है, क्योंकि पूरा कैरेक्टर डिजाइन एंड इवन वीएफएक्स इतना बोरिंग लग रहा है कि मूवी के कई पॉइंट्स पर जब वो रियल एक्शन फिगर्स के साथ खड़ा होता है तो एम्बैरेसिंगली बहुत ज्यादा फेक लगता है। यहां तक कि उसके बहुत सारे डायलॉग्स भी एनिमेशन के माउथ मूवमेंट से मैच नहीं कर रहे थे। मेकअप के कारण सुसाइड स्क्वाड एक ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है, बट पूरी मूवी का सबसे ऑकवर्ड सीन तो तब आता है जब इनक्यूबस इंट्रोड्यूस होता है। वो किसी भी कंप्यूटर एनिमेशन से कम नहीं लग रहा। इतना अनरियल और बेसिक सीजीआई होने के कारण वो ग्रैंड इनक्यूबस इफेक्ट जो कॉमिक्स में रहता है, वो मूवी में एक बहुत बड़ा ब्लैमिश बना। एक अनपॉपुलर ओपिनियन मार्वल के सीजीआई को लेकर है कि चाहे आज तक मार्वल ने जितना भी माइंड ब्लोइंग सीजीआई दिया है, टाइम के साथ मार्वल अपनी सीजीआई की क्वालिटी को डीग्रेड करता जा रहा है। मून नाइट का सीजीआई मार्वल की अब तक की हिस्ट्री में वीएफएक्स एबिलिटीज के डीग्रेड होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पूरी सीरीज में मून नाइट का हर सूट अप सीन इतना पुअरली क्रिएट किया गया है कि इवन मार्वल के कट्टर फैन ये देखकर शर्मिंदा हो गए थे। और भी कई मार्वल प्रोजेक्ट्स में हमें वो क्वालिटी इंप्रूव होते दिखी नहीं, कि जैसे शी हल्क के ट्रेलर में शी हल्क एक स्नैपचैट फिल्टर जैसी लग रही है। शो के रिलीज होने से पहले ही बहुत लोग ये शो देखना ही नहीं चाहते। वीएफएक्स के अलावा दोनों स्टूडियोज में मेजर डिफरेंस होते हैं उनके कास्टिंग डायरेक्टर। मार्वल हमेशा से ये ऐसे एक्सपर्ट को हायर करता आया है जो इंडस्ट्री में नए आए होते हैं, लाइक क्रिस हेम्सवर्थ फॉर थोर, टॉम हिडलस्टन फॉर लोकी, एलिजाबेथ ओल्सन फॉर वांडा। ये कुछ एक्टर अपने मार्वल डेब्यू के बाद ही बहुत फेमस बने। एक्टर लाइक रॉबर्ट डाउनी जूनियर, स्कारलेट जॉनसन, क्रिस इवांस, पॉल रूड एंड मार्क रफेलो 90s से ही एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं। इनके अलावा भी बहुत फेमस एक्टर्स छोटे रोल एंड कैमियोज में मार्वल मूवीज में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम मार्वल और डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो इस अरीना में क्लियरली डीसी मार्वल से बहुत ज्यादा आगे है। डीसी के कार्टून्स तो 1950 से ही इतने फेमस हैं कि टाइम के साथ साथ उन्होंने सिर्फ पॉपुलैरिटी ही चुनी है।
इवन आज के टाइम पर डीसी के बहुत फेमस कार्टून और एनिमेटेड सीरीज हिट पर चल रही हैं, जैसे टीन टाइटंस को। मार्वल का हाथ हमेशा से ही एनिमेटेड सीरीज पर थोड़ा ढीला था। 2021 में जब उन्होंने अपनी ऑफिशियल एमसीयू की एनिमेटेड सीरीज स्टार्ट की, व्हाट इफ, उसमें डीसी जैसा इंपैक्ट बिल्कुल नहीं था। हालांकि व्हाट इफ का सेकेंड सीजन अंडर प्रोडक्शन है। हमको ये तो पता है कि मार्वल अपनी मोस्टली प्रोडक्शन में रियलिज्म लाता है और सारे कैरेक्टर्स को ग्राउंड लेवल तक डिटेल्ड पर्सनैलिटी देता है। मार्वल मूवीज में हम लोग रियल प्रॉब्लम देख सकते हैं जो सुपर हीरो नॉर्मल वर्ल्ड में पेश करेंगे, जैसे स्पाइडरमैन एक्चुअली जॉब करता है जिसको उसके रेंट के लिए पैसे मिलते हैं। उस जॉब में बहुत उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डीसी ये नहीं करता, क्योंकि डीसी में सुपरमैन क्लर्क कैंट के नाम से डिस्गाइज्ड नौकरी करता है। पर जब भी कोई क्राइम होता है तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो जॉब भी छोड़कर चला गया एंड नेक्स्ट डे वही जॉब उसका स्वागत करती है। डीसी की प्रोडक्शन का सबसे बड़ी गलती यही है कि मार्वल से कम्पीट करने के लिए अपने अलग अलग मूवीज के प्लॉट जबरदस्ती एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली वो अपने सिर्फ एक कैरेक्टर को हर मूवी से इंटर रिलेट करते हैं, बैटमैन। वी ऑल नो कि बैटमैन एक बहुत ही फैन फेवरेट और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बट हर प्लॉट के साथ हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन में बैटमैन लाना एक पॉइंट के बाद अच्छा नहीं लगता। वही मार्वल मूवीज में हर इंडिविजुअल मूवी में अलग प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज के साथ साथ पूरा स्टूडियो सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं है। मोस्टली मार्वल मूवीज डीसी मूवीज से 34% ज्यादा बॉक्स ऑफिस क्रॉस करती है, जिसमें से वो अपनी एंड प्रॉफिट का सिर्फ 7% एक्चुअल मूवी को बनाने में यूज करती है। इवन वार्नर ब्रदर्स के कंपैरिजन में मार्वल मूवीज का बजट एंड प्रोडक्शन स्केल, इंक्लूडिंग सीजीआई कैरेक्टर डिजाइन एंड प्लॉट, सब कुछ बहुत रिच और वेल वर्कड है। मोस्टली डीसी के फेल्ड बॉक्स ऑफिस का रीजन भी यही है कि उनको एक्चुअल प्रॉफिट से मतलब है, जिसके कारण बहुत सारी डीसी मूवीज में काम की कमी दिखाई देती है। और उनके लैक ऑफ कंटिन्यूटी के कारण नॉर्मल ऑडियंस डीसी की मूवीज में इतना इन्वेस्ट नहीं हो पा रही जितना मार्वल की मूवीज में होती है। डीसी हमेशा से ही कॉमिक वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहा है, बट 1969 में मार्वल ने अनएक्सपेक्टेडली डीसी को कॉमिक सेल्स में क्रॉस कर दिया था। तब से ही मार्वल और डीसी के पब्लिकेशंस और ऑडियंस रिस्पॉन्स बहुत कॉम्पिटिंग से हो रहे हैं। तो इन सब 9 एपिसोड्स में हमने डीसी और मार्वल दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस हर एंगल से देखी। समझ में तो आ गया कि कौन कहां लैग करता है, यहां तक कि उनके राइटिंग एंड प्रोडक्शन क्रिएशन पर भी फोकस रहा। मगर इन सब इंफॉर्मेशन के बाद भी ये क्लियर नहीं है कि मार्वल और डीसी में से बेटर कौन है, कौन जीता, आयरन मैन या बैटमैन, एवेंजर्स या जस्टिस लीग। अब ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी सालों से अपनी अलग अलग जनरेशन की ऑडियंस की फेवरेट है। ऑब्वियस सी बात है कि सबका ओपिनियन भी अलग अलग होगा, तो फिर हम ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि मार्वल और डीसी में से बेटर कौन है। अगले एपिसोड में हम फाइनल काउंटडाउन करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअली डीसी और मार्वल में से किस में कितना दम है। सालों की राइवलरी और कंपटीशन के बाद भी कौन अपने दम पर पूरी लेगेसी के साथ खड़ा है। सो स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 10, दुनिया का असली रखवाला। एक बार और स्वागत है आपका हमारे इस अल्टीमेट कंपटीशन में, और कोशिश करते हैं कि जान पाए कि मार्वल और डीसी में बेहतर कौन है। आज के एपिसोड में हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि दोनों ही स्टूडियोज और कंपनीज में से ओवरऑल कौन बेटर है। हम सबको पता है कि हमेशा से ही ये दोनों कंपनीज कॉमिक बुक पर अपना राज करती थी, और आखिरकार दोनों ने ही अपनी अपनी छाप सिनेमा पर छोड़ी। दोनों के कंट्रीब्यूशन के साथ पूरी दुनिया ने वर्ल्ड क्लास सिनेमा देखा है, वो भी बेहतरीन वीएफएक्स और एनिमेशंस के साथ। हालांकि मार्वल डीसी से बेहतर फिल्म्स बनाता है, इधर डीसी की पॉपुलैरिटी और भी गिरती जा रही है। एक्सटेंडेड यूनिवर्स में डीसी के डिस्टर्ब्ड ऑर्डर के कारण अगर हम कोई मार्वल मूवी देखें तो हमें यह पता चलता है कि हर मूवी एक और सीरीज या एक दूसरे प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है, जो ऑडियंस को दूसरे सीक्वल को देखने पर मजबूर कर देती है। मार्वल के पास डीसीईयू से ज्यादा किरदार स्क्रीन पर हैं, जिसमें ऑडियंस ने टाइम के साथ साथ अपने आप को इमोशनली जोड़े रखा है। और वहीं डीसी हमेशा से ही अपने 2-3 फेमस और वेल नोन कैरेक्टर्स को बार बार फिल्म्स में डालकर और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने से थोड़ा कतराता है। बैटमैन, सुपरमैन बहुत प्रसिद्ध प्रोडक्शंस में से एक हैं, और साथ ही सुसाइड स्क्वाड उस लिस्ट का हिस्सा है। डीसी हमेशा से ही अपने कैरेक्टर्स में बहुत डेप्थ लाता है और उनकी ओरिजिनल स्टोरीज को बहुत मीनिंगफुल बनाता है। अगर हम डीसी से कंपेयर करें तो मार्वल के पास बस कुछ ही आइडियाज हैं जिनको वो बार बार अपनी मूवीज में रिपीट करता है। फॉर्मूलाज
जैसे अपनी मूवी में बहुत सारे कॉमिक सीक्वेंस डालना और सारे यूनिवर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि मार्वल के पास कोई भी सीरियस कैरेक्टर या प्रोजेक्ट नहीं है। मार्वल की सीरीज डेयरडेविल एक बहुत ही डार्क सीरीज है। उसमें कॉमिक रिलीफ के एलिमेंट्स एक एवरेज मार्वल मूवी से बहुत कम है। अनलाइक डीसी, जिसके ज्यादातर कैरेक्टर थोड़ा डार्क और सीरियस है, डीसी अपनी फिल्म में कॉमिक रिलीफ सिर्फ एक या दो लाइन में लाता है, जिससे वो मूवीज की टोन मेंटेन करता है। क्योंकि मार्वल डिज्नी के अंडर काम करता है, इसलिए मोस्टली मार्वल के प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा किड फ्रेंडली होते हैं, जिससे उनके क्रिएटिविटी पर थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है। और वहीं डीसी के पास अपने फिल्म्स और कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा डार्क दिखाने का फ्रीडम रहता है। वैसे मार्वल के पास जितने भी विलेंस हैं, वो उनको उतने इम्पैक्ट से स्क्रीन पर कभी नहीं ला पाए। जहां डीसी ने अपने विलेंस को बहुत सारे हीरोज से ओवरपावर होते हुए भी दिखाया है, जो ऑडियंस के सामने सरप्राइज का एलिमेंट लेकर आते हैं। हम कह सकते हैं कि मार्वल फिल्म्स का एक फ्लो ये भी है कि मार्वल की सारी फिल्म्स एक जैसी दिखती हैं, क्योंकि ये सारी मूवीज इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि हमें एक फिल्म के कॉन्सिक्वेंसेस दूसरी फिल्म में दिखते हैं और उस फिल्म के पास डायरेक्टर से ज्यादा पावर आ जाती है। मार्वल फिल्म्स का बहुत बेसिक सा प्लॉट होता है और हर बार यही है कि अगर ये प्लॉट चल रहा है तो इसी से काम चलाते रहो। लगभग 82 सालों से दोनों ही कंपनी ने अपना पूरा एम्पायर बना लिया है, जिसमें उनके सारे क्राइम से लड़ने वाले कैरेक्टर्स एक साथ आकर अलग अलग विलेन से लड़ते हैं, चाहे वो एलियंस हो या फिर अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स। और इन दोनों ही कॉमिक बुक कंपनी ने पॉप कल्चर पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। डीसी ने अपने मिथिकल कैरेक्टर्स के साथ बहुत सारी माइंड ब्लोइंग स्टोरीज बताई है और उनकी ब्रॉड थीम जैसे अच्छाई की बुराई पर जीत और इंसाफ से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जैसे सुपरमैन एंड वंडर वुमन को इजाद किया है। दोनों ही एवरेज सिटीजन नहीं है और सिंबल है सच, अच्छाई और बहादुरी के। ऐसे ही रोल मॉडल्स हमेशा से ही लोगों के दिल में बसे हुए थे, क्योंकि मार्वल के हीरोज को पावर मोस्टली बाद में मिलती है। एक बहुत ही स्टेबल थीम पर पूरी स्टोरी चलती है, जिसमें वो अपनी न्यू सुपर हीरो लाइफ के साथ स्ट्रगल करते हैं और अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें बहुत सारे मुश्किल और हीरोइक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इस जॉनरे में ऑडियंस इन हीरोज को सेल्फिश होते हुए देखती है, कैसे वो अपनी सुपर हीरो लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस ढूंढते हैं और मोस्टली एक क्योस क्रिएट कर देते हैं। डीसी और मार्वल में से दोनों में ऐसी क्या बातें हैं जिसमें दोनों के फैंस अलग अलग डिवाइड होते हैं। डीसी ने हमेशा से ही मैनकाइंड का सबसे पुराने और इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज को क्रिएट किया है, जैसे सुपरमैन। डीसी ने अपना रास्ता अलग अलग कॉस्ट्यूम में लड़ने वाले हीरोज के थ्रू बनाया। डीसी कॉमिक्स तब पढ़ो अगर आपको ये चीजें एक स्टोरी में चाहिए, शानदार कहानी और प्लॉट जिसमें असल जिंदगी से बड़े कैरेक्टर हैं, क्योंकि कभी कभी हमें हमारे हीरोज थोड़े से ओवर पावर चाहिए होते हैं। प्लस डीसी की कहानियों ने हमेशा से टाइम के साथ साथ हर तरह की ऑडियंस का मन लुभाया है। एक बहुत फैली हुई एनिमेशन की दुनिया, जिसमें हॉकगर्ल, मार्टियन मैनहंटर एंड टीन टाइटंस जैसे कैरेक्टर्स हैं, जिन्होंने डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स को बहुत सारे कैरेक्टर्स से रिलेटेड स्टोरीज दी हैं और जो सालों से चल रही हैं। थ्रिलिंग सिनेमा जिसमें आपको वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। आपने कोई मार्वल की कोई फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी अटेंड की है? अगर नहीं तो आपने आज तक जन्नत नहीं देखी है। सरकास्टिक डायलॉग, रंगीन एक्शन सीन और पावरफुल म्यूजिक के साथ मार्वल मूवीज पूरी दुनिया में हर तरह की ऑडियंस को अच्छी लगती है। मार्वल के विलेंस डीसी से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को अवॉइड किया जाता है। मार्वल मोस्टली अपने विलेंस को अपने आप पर बिलीव करवाता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ वो विलेंस जिसको सिर्फ कुछ बुरा करना होता है। इस मार्वल और डीसी की जंग में हर कंपनी अलग तरह का बम फेंक रही है। जहां डीसी ने सुपर हीरो ट्रेंड स्टार्ट किया था, मार्वल ने उसको बहुत रिलेटेबल बना दिया। और जहां मार्वल ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े, तो वहीं डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स ने अनगिनत बच्चों के बचपन पर एक अनोखी छाप छोड़ी है। आजकल मार्वल को लेकर एक बहुत बड़ी हाइट है, पर मार्वल की रीसेंट पॉपुलैरिटी उनके एक के बाद एक मूवी रिलीज के कारण हुई है, जिसकी वजह से मार्वल डीसी से बहुत ज्यादा पॉपुलर लगता है, क्योंकि व्यूअर्स को डीसी के कंपैरेटिवली मार्वल का कंटेंट ज्यादा देखने को मिल गया है। जहां डीसी अपने टीवी सीरीज और शो से सालों से ही फेम पा रहा है, पर वहीं मार्वल सिर्फ कुछ सालों पहले ही आया। ऑफ कोर्स सिर्फ इसी कमेंट को लेकर हम ये साबित नहीं कर सकते कि डीसी मार्वल से बेटर है, बट क्योंकि डीसी के पास इतने सारे पावरफुल टीवी शोज हैं, ये डीसी की एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। ये डीसी के पास एडवांटेज भी रहा है कि अपने प्रोजेक्ट बनाते हुए उनको कोई भी कॉपीराइट इश्यूज सहने नहीं पड़ते हैं। बैटमैन को इन्वॉल्व करके डीसी ने जो सुपरहिट मूवीज बनाई हैं, वो स्टूडियो मार्वल के हिट से कंपेयर कभी नहीं कर पाएगा। मार्वल ने हमेशा से चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मार्वल फैंस को बहुत अच्छा कंटेंट दिया है।
जहां तक टीवी शोज के बारे में बात है, वो डीसी के पास ज्यादा लाइव एक्शन ड्रामा है। पर यह बात निश्चित है कि बहुत सारे लोग लाइव एक्शन एरोस्टार्ट से एनिमेटेड स्पाइडरमैन या फिर हल्क को पहचान लेंगे। और आज के कॉन्टेक्स्ट में मार्वल की इमेज डीसी से बहुत बेहतर है। मार्वल की सबसे फ्लॉप और घटिया मूवीज भी डीसी की हिट बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से बेटर है। तो मिलते हैं इसके फाइनल एपिसोड में। बने रहिए कुकू एफएम के साथ, सुने जो मन चाहे।